चलिए तो शुरू करते हैं 2017 से 2023 तक के प्रश्नों की श्रृंखला को। सबसे पहले आपके आते हैं 2017 के क्वेश्चन। 2017 के अंतर्गत आपका पहला क्वेश्चन उसमें आया था कि पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है। तो पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है? पंचायत के प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि से। तो आपको याद करना है कि पंचायत का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का कार्यकाल, वो पंचायत के प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन कहलाता है? वह उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने ही निर्णय तथा आदेश के पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? तो वह आपका अनुच्छेद 137 आता है। नेक्स्ट आता है कि सरकारिया आयोग की संस्तुतियों को में शामिल है। तो इसमें आपका जिस तरीके से क्वेश्चन दिया था, इसमें अकेला एक गलत था और इसके 3 सही थे। तो इसमें गलत है का पूछा गया था, तो आपको डायरेक्ट ही ये उत्तर दिया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम पास में ही आ गया है। रिवीजन के तौर पे आपको स्टार्ट करना है, तो एक संक्षेप के तौर पे आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा ना हो, इसके पर्पज़ से ये वाली सीरीज आपको शुरू की गई है। इसमें पहला आपको याद करना है कि सक्रिय राजनीतिज्ञों की राज्यपाल ना नियुक्त किए जाना। दूसरा, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। तीसरा, और केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वालों को विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल ना नियुक्त किया जाए। तो इनके संदर्भ में ये सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ दी गई हैं। कौन कौन सी? एक, पहली कि सक्रिय राजनीतिज्ञों की राज्यपाल ना नियुक्त किया जाए, और अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वाले को विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल ना नियुक्त किया जाए। इनके संदर्भ में ये संस्तुतियाँ दी गई हैं। नेक्स्ट आता है आपका सत्य कथन दिए गए हैं। सत्य कथन में पहला दिया गया है कि संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधि बनाने की शक्ति वितरित करती है, और दूसरा आता है कि संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों को शक्ति प्रदान करती है। तो आपको याद करना है कि जो 7वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? केंद्र एवं राज्यों के बीच विधि बनाने की शक्ति के वितरित करने के संदर्भ में हो। जो आपकी 11वीं अनुसूची है वह पंचायतों को शक्ति प्रदान करने के संदर्भ में आती है। नेक्स्ट आता है कि राज्यों में से किस में संविधान का भाग 9 लागू नहीं होता है, जब तक कि वह राज्य एक संकल्प द्वारा इस भाग पर विस्तार अपने राज्य में ही नहीं कर देता है। तो वो राज्य कौन कौन से आते हैं? आपके मेघालय, मिजोरम और नागालैंड इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सुमेलित सूची के संदर्भ में दिया गया शिक्षा का अधिकार आपके कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? 86वें संविधान संशोधन से आपका शिक्षा का अधिकार संबंधित है। नगर पंचायत जो है आपका 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। पंचायती राज का निर्वाचन आपका 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है, और सेवा कर आपका 88वें संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये आपको डायरेक्ट ही दे दिए गए हैं, तो आपको याद कर लेना है, और आपको याद होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा कि जैसे 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से, 74वां नगर पंचायत, 73वां पंचायती राज और 88वां आपका सेवा कर से। धन विधेयक आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसमें अनुच्छेद और विधेयक के संदर्भ में दिया गया है। धन विधेयक आपका 110 के अंतर्गत आता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। समान नागरिक संहिता आपके अनुच्छेद 44 के अंतर्गत दी गई है। अब आती हैं आपकी अनुसूचियाँ, जिसमें पहले नंबर पर आती है 6ठी अनुसूची, जो कि जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है वह कतिपय अधिनियमों के संरक्षण से संबंधित है, और आपकी 10वीं अनुसूची दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। तो 6ठी किससे? जनजाति क्षेत्रों से। पहली राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से। 9वीं कतिपय अधिनियमों के संरक्षण से। 10वीं आपके दल बदल विरोधी कानूनों से संबंधित है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद और उनके संदर्भ में दिया गया है कि ये किस से संबंधित है। जैसे अनुच्छेद 341 आपका अनुसूचित जातियों से संबंधित है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से, और अनुच्छेद 351 आपका हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। तो कौन कौन सा? 341 अनुसूचित जातियों से, 315 लोक सेवा आयोग से, 360 वित्तीय आपातकाल से, 351 हिंदी भाषा के विकास से। नेक्स्ट आता है इसमें भाग और
किस भाग में क्या दिया गया उसके संदर्भ में है। जैसे आपका भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 4 का जो है वह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, भाग 9 का सहकारी सोसाइटियों से संबंधित है और भाग 10 आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट आता है आपका कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दूसरा आता है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तो जो राष्ट्रपति है संसद का भाग होते हैं। संसद किन किन से मिलकर बनी होती है, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है, जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। मतलब कि कोई जब विधेयक पारित किया जाता है तो उसमें जब राष्ट्रपति अपनी मोहर लगाता है तभी वह अधिनियम बनता है। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी मोहर नहीं लगाता है तो उसमें वो कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बनता है। नेक्स्ट आता है आपका कि भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किए गए वे अनुच्छेद जो बाद में निश्चित किए गए। तो वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं, 32 का है, 131 का और 275 का है। 32 का, 131 का और 257 का। नेक्स्ट आता है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला कथन आपका दिया गया है कि सदन की अनिश्चित काल तक स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। दूसरा, सदन के विघटन के बाद नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक वह अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। और तीसरा कथन आता है कि वह उपाध्यक्ष को संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में है। अब नेक्स्ट आता है आपका कि सरकार के धन उगाहने और खर्च के लिए अधिकृत करने वाले विधेयकों को कहा जाता है। तो इसको कौन सा विधेयक कहा जाता है, धन विधेयक। और धन विधेयक आपका किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन के संबंध में कथन आपको इसमें दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि इनको साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। और दूसरा आता है कि इनको विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें आपके राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन के संदर्भ में आपके दोनों ही कथन जो है वह दोनों ही सत्य हैं कि इनको साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में भी विशेष ज्ञान अनुभव होना चाहिए और साथ ही साथ विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में भी विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द दिए गए हैं। तो कौन कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द हैं, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये प्रमुख शब्द आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सत्य कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ना ग्रहण कर लेता है और राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो इनके संदर्भ में, राष्ट्रपति के संदर्भ में, ये दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की शक्ति के स्वरूप के बारे में, जिसमें पहला आपका है संपूर्ण निषेधाधिकार, दूसरा पॉकेट निषेधाधिकार और तीसरा आता है निलंबनकारी निषेधाधिकार। तो ये राष्ट्रपति के संदर्भ में। यहाँ पर आपके 2017 के क्वेश्चन फिनिश होते हैं कि जो आपके 2017 में पूछे गए थे। अब आता है आपका 2018 के क्वेश्चन। 2018 के इस क्वेश्चन में आपका पहला आता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का सही क्रम है। तो इसमें ये 3, 5, 2, 1 के क्रम में दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 का मतलब क्या होता है, न्याय, जो कि आपकी प्रस्तावना जो है वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है। स्वतंत्रता 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करती है, जिसमें आती है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता के बारे में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करती है। बंधुता मतलब भ्रातृत्व की भावना बढ़ाने की बात करती है। तो ये 3, 5, 2 के संदर्भ में है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रस्तावना है, जिसमें आपके 3 न्याय की बात करता है, 5 स्वतंत्रता की, 2 समानता की और 1 भ्रातृत्व या बंधुता की भावना को बढ़ाने की बात करता है। और आपकी प्रस्तावना से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि अभी आपने 2017 का जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें भी आया, और 2018 का पहला ही क्वेश्चन जो है उसमें ही आया हुआ है। और आगामी जो विगत कुछ प्रश्नों को आपको बताएंगे उसमें भी प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ना है। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा है? आपका आंध्र प्रदेश आता है। संविधानेतर संस्था आपकी नीति आयोग है। सरकारी आयोग की जो संस्तुतियां हैं वह किससे संबंधित है? आपकी केंद्र राज्य संबंधों से ये संबंधित है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई थी। तो क्वेश्चन आया हुआ था कि सर्वप्रथम संसदात्मक जो सरकार है वह कहाँ आरंभ हुई थी? सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। क्या अधिकार है राज्यसभा का अधिकार? कि एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना है। नागरिकता आपका कौन से भाग के अंतर्गत आता है? तो नागरिकता आपका भाग 2 के अंतर्गत आता है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो वो आपके 60 दिन होते हैं। जब अगर कोई सांसद संसद में अनुपस्थित 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो आपके लॉर्ड डफरिन के द्वारा यह कहा गया था कि कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार के संदर्भ में उन्हें एक उपहास किया हुआ था। तो ये लॉर्ड डफरिन रहे थे। नेक्स्ट आता है कि समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत किया गया है। तो समलैंगिकता को किस भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 377। नेक्स्ट आता है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित हैं। तो ये कौन कौन से हैं? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनको 3 तरीके से आप पढ़ते हैं। एक तो समाजवादी, एक उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी। तो ये 3 तरीके से इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट आता है कि किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत के आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है? तो ये अशोक चंद्रा के द्वारा जो आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है वह योजना आयोग को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय आपके मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? तो वो संजय बारू रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित हुई थी। नेक्स्ट आता है कि विधान परिषद भंग नहीं किया जा सकता पर इसे समाप्त किया जा सकता है। तो विधान परिषद एक ऐसी परिषद है जहां उसे भंग नहीं किया जा सकता, उसे समाप्त किया जा सकता है। स्थानीय मेलों पर कर किसके द्वारा लगाया जाता है? ग्राम पंचायतों के द्वारा स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 2019 के क्वेश्चन। आपके 2017 और 18 के फिनिश हो गए हैं। अब पढ़ते हैं आप 2019 में किस तरीके के क्वेश्चनों का ट्रेंड रहा है। पंचायतों के संदर्भ में पहला आता है कि ग्राम सभा के संदर्भ में देखा जाए, यानी कि ग्राम सभा की डेफिनेशन के तौर पे कि एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की एक सभा होती है और मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। तो ये पंचायतों के संदर्भ में। नेक्स्ट आता है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में RTI एक्ट से संबंधित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है? तो आपका RTI एक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि आपको कथन बताना है कि ये किसके द्वारा कहा गया था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो केसी व्हीलर के द्वारा यह कहा गया था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। इसमें कालानुक्रम को दिया गया है जो कि एक सही क्रम में लगाया गया है। पहला कि ये
महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दूसरा, उसके बाद भारत का संविधान लागू हुआ। फिर जम्मू कश्मीर की प्रभुता संबंधी संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया और जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो ये जम्मू कश्मीर के संदर्भ में एक क्रमानुक्रम दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। इसमें कथन एवं कारण दिए गए हैं जो कि एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। कथन कहता है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारता है। और कारण कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसके संदर्भ में आपके कथन और कारण दोनों सत्य हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी किस अनुच्छेद के अंतर्गत और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दी गई है। तो श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी अनुच्छेद 43A के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है। तो इसे यह लागू नहीं किया जा सकता है। इसके संदर्भ में इसका ये विधिक स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 162 संबंधित है। तो अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग या लेखा परीक्षक से अलग किया गया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रह गया। तो ये आपका 1976 में किया गया कि अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य को केवल सरकारी लेखा तक सीमित रखा गया। तो ये आपका 1976 में किया गया था। अब कथन और कारण दिए गए हैं जिसमें कथन और कारण आपके दोनों सत्य हैं। तो उनके संदर्भ में जान लेते हैं कि कथन कहता है कि भारत का संविधान संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। और कारण कहता है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो ये कथन और कारण है जो कि आपके दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। मतलब कि ये सत्य कथन दिए ही गए हैं कि इसमें पहला दिया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह भारतीय संघात्मक व्यवस्था की एक विशेषता के तौर पर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुमेलित सूची दी गई है जिसके अंतर्गत आता है राज्य सूची का विषय क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। जनगणना आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है और दल बदल विरोधी कानून जो है वह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय, जनगणना संघ सूची का विषय, दल बदल विरोधी कानून आपका 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय आते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में आपको बताना है कि यह कब अस्तित्व में आया था। तो प्रधानमंत्री कार्यालय आपका 1977 में अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं। और धन विधेयक आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 110 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को जो संबंध है वह टू हैव द बॉडी ऑफ से संबंधित है, परमादेश का बी कमांड से, अधिकार परीक्षा का वाई वाट अथॉरिटी से संबंध है। तो ये एक दूसरे से सुमेलित है। अब आते हैं आपके 2020 के क्वेश्चन। आपके 2017, 18, 19 के फिनिश हो गए हैं। अब 2020 के आते हैं। पहला आता है पंचायती राज व्यवस्था किस भाग के अंतर्गत है। तो ये भाग 9 के अंतर्गत आता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। तो तृतीय तल आपका 1992 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है। क्या क्या संभव है। पहला तो ये कि नई राज्यों का गठन, दूसरा राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करना और तीसरा नए राज्यों का प्रवेश। नेक्स्ट आता है कि पदाधिकारियों को हटाने के संदर्भ में संसद की भूमिका है। तो संसद की कौन कौन सी भूमिका है। पहली तो ये कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में, दूसरी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में संसद की ये भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में दिया गया है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। तो ये किसके अंतर्गत होता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंचायतों
के लिए जो निर्वाचन कराए जाते हैं तो उनका जो अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण है वह राज्य निर्वाचन आयोग के में निहित होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, जिसमें अनुच्छेद और संबंधित संस्था मतलब कि अनुच्छेद किससे संबंधित हो उसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद आपका 263 कहता है अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 323 का अधिकरण से संबंधित है और अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 263 अंतर्राज्यीय परिषद, 280 वित्त आयोग, 323 का अधिकरण, 315 संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों का क्रम दिया गया है। तो इसमें जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया था उसी के अनुसार ही क्रम दिया गया है कि पहले नंबर पर आपकी जयंती पटनायक है, दूसरे नंबर पर डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी है, तीसरे नंबर पर डॉक्टर गिरिजा व्यास और चौथे नंबर पर ममता शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 371 जा के संदर्भ में दिया गया है कि देश के कौन से क्षेत्र में, मतलब कि ये जो 371 जा है वह देश के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका जो 371 जा है वह जे है वह हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्र के विशेष स्थिति से संबंधित है। इसमें सुमेलित दिए गए हैं, जैसे कि भाग 4 का जो है वह मूल कर्तव्य से संबंधित है, भाग 6 जो है वह राज्यों से संबंधित है, और भाग 5 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, और भाग आपका 16 इसमें 14 आपका संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। 4 का मूल कर्तव्य, 6 आपका राज्य से, 5वां भारत के महान्यायवादी से, और आपका 14 जो है भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सूचियों से संबंधित है। अब आता है कि नेक्स्ट आपका कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति आपकी प्राक्कलन समिति आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में क्या दिया गया है, 5 से 11 में नागरिकता को दिया गया है। अब इसमें कथन और कारण दिए गए हैं जो कि एक दूसरे की सही व्याख्या भी है। कथन कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। कारण कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली का तत्व समाहित है। तो इसमें आपके कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं जो कि एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो इसमें 12 होगी। नेक्स्ट आता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद 1973 में स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट आता है कि सुमेलित करने को दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद और उनसे संबंधित क्षेत्र है। जैसे अनुच्छेद 339A, अनुच्छेद 39 आपका समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 51 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण से संबंधित है। अब आता है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। कथन एवं कारण के संदर्भ में दिया गया है कि इसमें सत्य दिए गए हैं। कथन कहता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, और कारण कहता है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट आता है आपका कि किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। तो ये सामान्य विधेयक के संदर्भ में ये बैठक की जाती है। अनुच्छेद और इसमें प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें अनुच्छेद आपका 61 जो है वह राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 67 खा जो है वह उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाने से संबंधित है, और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। अब आते हैं आपके 2021 के क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप मतलब कि ये
कथन दिया गया है कि ये किसने कहा है। संविधान सभा की जब बहस हो रही थी तब ये किसके द्वारा कहा गया है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। तो ये संविधान सभा में जब बहस हो रही थी तब उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा कहा गया था कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो और अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत के अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। वह सरकारी आयोग के संदर्भ में है। राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में है। राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जिसमें राजस्थान में आपके राज्यसभा का प्रतिनिधित्व 10 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें, कर्नाटक में 12 सीटें और पंजाब में 7 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश इंडिया को भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक प्रबल बना दिया है। तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत है? ब्रिटिश इंडिया के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि राज्यों के गठन का क्रम दिया गया है जिसमें सबसे पहले आपका आता है हरियाणा, फिर गोवा राज्य, उसके बाद झारखंड, उसके बाद तेलंगाना का नाम आता है। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किया गया है। तो पीसी होता समिति का गठन 2004 में किया गया है। विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित विधेयक हैं। तो प्रथम बार प्रस्तावित विधेयक कौन है? साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक और राज्य पुनर्गठन विधेयक आते हैं। इसमें सही कालानुक्रम दिया गया है कि सबसे पहले आपका गोलकनाथ वाद हुआ था 1961 में, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, केशवानंद भारती अधिनियम आया था, फिर उसके बाद आपका केशवानंद भारती बाद आया था, फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम आया हुआ था। तो ये आपका सीक्वेंस दिया गया है, तो आपको इस सीक्वेंस को ध्यान रखना है। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द है? तो ये आपके संप्रभुता, लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत आते हैं। अब प्रावधान और स्रोत दिए गए हैं। प्रावधान के अंतर्गत आपका आता है मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से संबंधित है, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से संबंधित है। तो ये एक दूसरे से संबंधित है कि आपके मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है कि संघ एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। तो भारत के जो वित्त आयोग है उनका ये प्राथमिक कर्तव्य है। अब इसमें विषय और अनुच्छेद दिए गए। जैसे विषय कौन सा है कि न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के संदर्भ में आपका अनुच्छेद 40 आता है। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं? श्री केसी नियोगी रहे। किसी व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में दिया गया है। पहला कथन कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा कथन दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उनके आवाहन के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो इसके संदर्भ में आपके दोनों कथन राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में सत्य हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि पंचायती राज समिति के क्रम को दिया गया है कि आपकी सबसे पहले BR मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति आई, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद GV राव समिति और उसके बाद LM सिंघवी समिति की सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी। तो ये पंचायती राज समितियों का एक क्रम है। नेक्स्ट आता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन रहे हैं? सुकुमार सेन। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी रही हैं। तो प्रथम महिला जो रही हैं वह रमा देवी रही हैं और जो पुरुष रहे हैं मतलब कि निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन रहे हैं।
नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य हैं। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं? पहला तो एक कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, दूसरा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, तीसरा संपत्ति का पालन और इनके आदर्शों का सम्मान करना। नेक्स्ट आता है कि जीएसटी वस्तु एवं कर सेवा अधिनियम किसके अंतर्गत आता है? 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। और जब 21 आयु को 21 से 18 वर्ष घटाकर करने का जो प्रावधान लाया गया था वह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था? वह 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने के पात्र होते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की संवीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के संदर्भ में की जाती है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ होता है। शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात के काल को शून्यकाल का समय कहा जाता है। अब यहाँ पर आपके 2021 का प्रश्न भी फिनिश होते हैं। अब आते हैं 2022 के बारे में कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया। नेक्स्ट आता है कि राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या दी गई है कि जिसमें मणिपुर में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 60 है, गोवा में 40 है, उत्तर प्रदेश में 403 है और उत्तराखंड में 70 आती है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य होते हैं वहाँ पर संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो गठन किया जाता है वह संबंधित राज्यों के निवेदन द्वारा संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में प्रतिपादित की गई थी? तो ये जो अवधारणा है वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इस अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि कथन एवं कारण दिए गए हैं जो कि दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। कथन कहता है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास के आधार पर स्तंभ के रूप में माना जाता है। और कारण आता है कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। तो इसमें कथन और कारण आपके दोनों ही सत्य हैं जो कि एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट या परीक्षण करता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है? लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों का क्रम दिया गया है। तो राजनीतिक दलों का जो क्रम है उसमें पहले नंबर पर तेलुगु देशम पार्टी आती है, फिर बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी और फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आता है। नेक्स्ट आता है कि भारत के संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया था? तो पंचायत का जो कानून है वह 1996 में पारित किया गया था। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूची और विषय दिए गए हैं जिसमें तृतीय अनुसूची आपकी संबंधित है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप में, चतुर्थ अनुसूची राज्य विधान परिषदों में स्थानों के आवंटन से, 7वीं अनुसूची संसद एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के सूची के संदर्भ में, और 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय में 3 मूर्ति भवन को परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि समिति और नियुक्ति के वर्ष दिए गए हैं। जैसे पंचायत बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, अशोक मेहता समिति 1977 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, PK थुंगन समिति 1988 में आई हुई थी। नेक्स्ट आता है संवैधानिक क्रम के बारे में। संवैधानिक क्रम को देखा जाए तो पहले नंबर पर आपका भाग 1 में आता है संघ एवं उसका कार्यक्षेत्र, भाग 3 में आता है नागरिकता, भाग 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 4 में आते हैं मौलिक कर्तव्य। तो इसके संदर्भ में ये आपके आते हैं। नेक्स्ट आता है कि किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो ये आपके नीलम संजीव रेड्डी रहे थे। नेक्स्ट आता है कि ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता के बारे में दिया गया। भारतीय मजदूर संघ किससे संबंधित था?
भारतीय जनता पार्टी से, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड किंगडम पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 के मापदंडों से उल्लंघन से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बनाया गया था? तो 59वें संविधान संशोधन को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तौर पर इसे बनाया गया था। 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में सत्य कथन दिए गए हैं कि प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तीसरा राष्ट्रपति का सम्मान करना है। इसमें लोकसभा और चुनाव वर्ष दिए गए हैं, जिसमें 13वीं लोकसभा 1999 में चुनाव हुआ था, 11वीं का 1996 में और आपका 9वीं का 1989 में हुआ था। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर यह क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब आते हैं आपके 2023 के क्वेश्चन। 2023 के क्वेश्चन के संदर्भ में आपका पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान या संविधान का भाग या सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत आपका पहला ऑप्शन ये है कि संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, अनुसूचित जाति एवं जनजाति भाग 10, अधिकरण भाग 11 और राजभाषा भाग 17 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें आपका जो सुमेलित नहीं है वह ऑप्शन सी होगा। अधिकरण आपका भाग 11 के अंतर्गत नहीं आता है, या आपके 14 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, इसमें दिए गए हों सुमेलित करके बताना है। सूची 1 और 2 दिए गई है। जैसे अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 324 जो है आपका वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 315 जो है वह लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 280 वित्त आयोग से संबंधित हो। अनुसूचित जाति आयोग जो है वह 338 से संबंधित है। तो इस तरीके से ये सुमेलित है। तो इसके में जो आपका ऑप्शन दिया गया है तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में लगाइए और पहले से लेकर आखिरी तक का क्रम इसमें दिया गया है। तो इसमें दिया गया जो क्रम है, क्रम के संदर्भ में इसका ये आपका कूट दिया गया है। तो इसके संदर्भ में आपको पहले यही बता देते हैं। तो इसमें प्रारूप समिति का जो गठन है वह आपका 29 अगस्त 1947 को हुआ था। भारतीय संविधान का अंगीकृत अधिनियमित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की जो तिथि है वह कौन सी है? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये प्रमुख क्रम है जिसके अंतर्गत आपको लगाना है। तो इसमें आपका जो क्रम है वह सबसे पहले तो आपका चौथा नंबर आता है कि पहले नंबर पर संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, तो ये चौथा पहले नंबर पर। फिर आता है आपका 29 अगस्त 1947 जो कि पहले नंबर का हुआ। फिर आता है दूसरे नंबर पर 26 नवंबर 1949 जो कि दूसरे नंबर का है। फिर आता है तीसरे नंबर पर 26 जनवरी 1950। तो इस क्रम में आप देख लेंगे कि इसके अंतर्गत कौन सा क्रम है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा। तो ये आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण कहता है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं होता है। तो इसके संदर्भ में आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन है वह बी सही है, क्योंकि कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कहता है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, और दूसरा कथन कहता है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होती है। तो इसके अंतर्गत आपको सही कूट की पहचान करनी है। तो इसमें जो आपका पहला कूट है वो सही है, क्योंकि इसमें सिर्फ पहला ही सही है, दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन रही हैं? तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमारी रही हैं। तो यह ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म है जो कि संविधान की अनुसूची के विषय में सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका दिया गया है कि तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है वह आपकी भूमि सुधार से संबंधित है और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन अनुसूची 4 के अंतर्गत आता है। और 10वीं अनुसूची की जो निर्भरता है वह दल परिवर्तन के आधार पर आती है।
तो इसके साथ आपको 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन अनुसूची 4 में संबंधित है, जो कि ये सुमेलित नहीं है और इसमें एक दूसरे का ये उत्तर बताया गया है। क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग को अनुमति प्रदान की हुई थी। तो इसमें आपका जो उत्तर है ऑप्शन सी है, क्योंकि 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट आता है कि कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण कहता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के द्वारा कानून नहीं बन सकता। तो इसमें आपको बताना है कि आपका कथन और कारण सत्य है या फिर उसकी व्याख्या नहीं करता है, इसके संदर्भ है। तो इसमें आपका कथन और कारण दोनों सत्य है, जो कि एक दूसरे की व्याख्या करता है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। नेक्स्ट आता है कि संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कहता है कि वित्त आयोग के एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्य होते हैं। ऑप्शन दूसरा आता है इसमें कथन दूसरा कि यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो इसके संदर्भ में आपका जो कूट है उनमें उत्तर की पहचान करनी है, जिसमें दोनों ही कूट आपके गलत हैं। तो इसमें उत्तर जो है आपको बता दें कि जो आपके वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होती है, ना कि 6 अन्य सदस्य। तो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं और ये जो अपना प्रतिवेदन है वह राष्ट्रपति को सौंपते हैं और इसे राष्ट्रपति जो होता है इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। तो इसके संदर्भ में ये होता है। तो ये आपका नीति वित्त आयोग के संदर्भ में है कि इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं और ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखती हैं। तो ये वित्त आयोग के संदर्भ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि नीचे उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। इन कथनों में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ऑप्शन ए कहता है कि उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जैसे उत्प्रेषण रिट जो कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है। और दूसरा आता है कि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारता स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो इसके संदर्भ में आता है यहाँ पर आपके दोनों ही कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। और दूसरा कथन आता है आपका कि भारत महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है कि इसमें कौन सा कूट आपका सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन एक सही है। इसमें जो महान्यायवादी जो होते हैं वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं या फिर उनके द्वारा हटाया जाता है। तो महान्यायवादी के संदर्भ में ये प्रक्रिया होती है और ये तो है ही कि उनकी नियुक्ति ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित होते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में पहला आता है कि एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। और दूसरा आता है कि एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। तो इनके संदर्भ में आपको बताना है, सही कूट की पहचान करनी है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें दोनों ही कूट आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत दिया गया है पहला कथन कि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित की गई हैं। दूसरा कथन आता है इसमें कि लोकसभा में 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन से कूट सही है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो सही है, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों ही कथन इसमें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जाता है। दूसरा कथन कहता है कि संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय या स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो इसके अंतर्गत आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों ही कथन इसमें सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा सत्य कथन नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है।
पहला ऑप्शन ये आता है कि इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से हैं जैसे राज्य व्यवस्था के राज्य स्तर पर होते हैं। ऑप्शन बी आता है कि इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आता है कि यह एकमात्र ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र भी सभी पंजीकृत मतदाता होते हैं। तो और ऑप्शन डी आता है कि ए और सी दोनों। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है वह गलत है, क्योंकि इनका निर्धारण जो है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा। और इसमें ये तीनों ही सत्य है, दोनों कथन जो दिए गए वो सत्य है। बी बस गलत था, जिसमें केंद्र सरकार की जगह आपका राज्य सरकार आएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन किया जाता है। तो पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज अशोक मेहता प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि यह पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा कथन आता है कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकृत का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो इस प्रश्न के अंतर्गत आपका जो उत्तर है वह ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वह अशोक मेहता समिति के अंतर्गत इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए इसके संदर्भ में कहा था, लेकिन जो नीचे पर्यवेक्षण हेतु इन्होंने जिला को विकेंद्रीकरण प्रथम बिंदु माना था। तो यहाँ खंड की जगह आपका जिला होगा। इस तरीके के क्वेश्चन से आपको ये भी पता चल जाएगा कि अकेला माइन्यूट सी मिस्टेक ही कर देते हैं तो उससे आपका क्वेश्चन गलत होता है। कि आपने अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते अरे ये तो इस तरीके का है तो हमने उस पर टिक कर दिया, तो उसमें ही क्वेश्चन ज़्यादातर सिली मिस्टेक ही होती है ज़्यादातर। क्योंकि आप पढ़े तो होते हैं, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो पढ़ के तो जाते ही हो, लेकिन उसमें जो सिली मिस्टेक होती है वही आपको नंबर, तो आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। जैसे इसमें कई जगह पॉइंट आउट किया गया है कि कहाँ आपका माइनोट से मिस्टेक होने से वजह से आपका क्वेश्चन गलत होता है। तो इसमें आपका पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। और इसमें क्या गलत था, सिर्फ खंड स्तर की जगह था और इसमें खंड की जगह आपका जिला होगा। नेक्स्ट आता है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र जो होता है वह किसको संबोधित करता है, वह राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के निषेध का। ऑप्शन बी दोहरे दंड की धारा। ऑप्शन सी यातना के विरुद्ध। ऑप्शन डी कार्योत्तर विधि होता है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन सी है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग होता है। ऑप्शन ए आता है अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं। ऑप्शन बी पर्यावरण का संरक्षण। ऑप्शन सी उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ऑप्शन डी आता है कि समान नागरिक संहिता। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह आता है आपका इसके अंतर्गत ऑप्शन बी होगा कि पर्यावरण का संरक्षण एक ऐसा आर्टिकल है जो कि नीति निर्देशक तत्व और तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। दूसरा आता है कथन कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो इसके संदर्भ में आपका जो कथन है वह ऑप्शन बी सही है, क्योंकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा तो की जाती है, लेकिन जो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वह जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन ए गलत है। तो आपका उत्तर इसमें जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। तो इसके जगह पे आपका राष्ट्रपति आएगा। यहाँ पर यह सेशन फिनिश होता है जिसमें आपके पॉलिटी के सेक्शन को कवर किया। नेक्स्ट क्लास में आपके इकोनॉमी, ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी को तो फिनिश ही कर लिया है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और साइंस के सेक्शन को कवर किया जाएगा। बारी बारी से एक एक करके सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा ताकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर हो और आपको प्रीवियस क्वेश्चन से ये भी पता चले कि किस तरीके का ट्रेंड रहा है और आपकी तैयारी बेहतर हो। धन्यवाद।